हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम सेकंड पेपर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि आपने कमेंट किया था कि सेकंड पेपर के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करिए, तो यहाँ पर वो भी बात सही है आपकी, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग फर्स्ट पेपर के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी अदर पेपर को इग्नोर कर रहे हैं। तो आप इससे परेशान ना होइए, मैं आपको चारों पेपर एवरेज में साथ साथ लेकर चलूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए आए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और अगर पसंद आएगा वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी। 31 नंबर क्वेश्चन है, वुड्स के अनुसार मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। तो वुड्स के अनुसार मानव व्यवहार मतलब इन्होंने परिभाषा जो दी है, तो मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व क्या हैं? मूल्य हैं। करेक्ट विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है। शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है, यह कथन किसका है? ओटावे जी का है। नेक्स्ट है, शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है शिक्षक, शिक्षार्थी या पाठ्यक्रम। देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन रखे हैं, कुछ में नहीं। इसका एक रीज़न है। जिसमें हमने ऑप्शन नहीं रखे हैं, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो इसमें कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। लेकिन जिसमें हमने ऑप्शन रखे हैं, तो ये समझ लीजिए अगर यह क्वेश्चन आया तो इसी जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, सेम ऑप्शन आपको मिलेंगे, बस वो ऑप्शन आगे पीछे किए जा सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे, एक चेंज हो सकता है। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, पाठ्यक्रम या फिर विद्यालय। तो केंद्र बिंदु क्या होता है? शिक्षार्थी होता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन सेम मिलेंगे, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। ये तीनों ऑप्शन आपको क्लियर मिलेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। लेकिन केंद्र बिंदु क्या होता है? शिक्षार्थी, क्योंकि यहाँ पर जो आधुनिक काल की शिक्षा चल रही है वो कैसी चल रही है? बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, मूल्यांकन में सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है मूल्यांकन में? मापन, परीक्षण या दोनों? तो देखिए, मूल्यांकन में दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में एक दिया जाए, इसमें से अदर 3 ऑप्शन कुछ और दे दिए जाएं, तो उसमें से आपको एक आ जाए, वो भी करेक्ट चुनना है। मतलब मूल्यांकन में सम्मिलित होता है, मापन भी सम्मिलित होता है और परीक्षण भी, दोनों सम्मिलित होते हैं। मैंने बताया था कि मापन क्या होता है? मूल्यांकन का ही एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? क्रमबद्धता, विश्वसनीयता, वैधता या फिर असहभागिता। करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है असहभागिता। जो है ये मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मतलब मूल्यांकन की विशेषता आपको इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, अभी हम आपको टॉपिक में दिखाएंगे किस तरीके से आपको। देखिए, टॉपिक में क्वेश्चन हमने जैसे एक क्वेश्चन बनाया, तो हो सकता है आपको ये दूसरे ऑप्शन यहाँ पर दे दिए जाएँ। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई चेंज कर दिया जाए, क्योंकि कई सारी विशेषता होती हैं मूल्यांकन की। तो क्या विशेषता होती हैं, अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बार बार अनेक, देखिए क्वेश्चन बनाया है, बार बार अनेक लोगों द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर उसके निष्कर्षों में कोई अंतर ना निकले। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई बच्चे ने पेपर दिया, कुछ दिया, टेस्ट दिया, और वो मूल्यांकन या फिर उस, भाई मूल्यांकन बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सभी मतलब जितनी ज्ञानात्मक पक्ष आता है ना, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, मतलब इसमें एक्टिविटीज़ आएंगी और जो बुक्स का टेस्ट होगा वो भी आएगा। तो अगर वो मूल्यांकन कई लोगों के द्वारा किसी बालक का किया जाता है और निष्कर्ष में कोई अंतर नहीं आता, मतलब ग्रेड या अंक समान मिलते जा रहे हैं, पूरा जो उसका है मूल्यांकन में, तो यह मूल्यांकन की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? कौन सी विशेषता को दर्शाता है? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब, इसका मतलब जिसके द्वारा मूल्यांकन किया गया वो मूल्यांकन पूर्ण विश्वसनीय होता है या है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सत्य कथन का चयन करें, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मापन एवं मूल्यांकन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या मापन मूल्यांकन का ही एक हिस्सा है, मूल्यांकन मापन का हिस्सा है, और उपयुक्त सभी। तो सत्य कथन यहाँ पर देखिए, एक एक करके चूज करते हैं। मापन एवं मूल्यांकन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? बिल्कुल नहीं स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी वैसे भी गलत हो गए। आपको क्वेश्चन का पैटर्न क्या है उसके बेस पर आपको पहले, मान लीजिए जिसमें आंसर नहीं पता है, तो उसमें से जो गलत है उसको चूज़ करने की कोशिश करिए। तो एक गलत हुआ तो यहाँ ये भी गलत हो गया।
अब बात करते हैं मापन मूल्यांकन का हिस्सा है या मूल्यांकन मापन का हिस्सा है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आपको क्लियर रखना होगा। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है, ठीक है। मूल्यांकन क्या है? व्यापक शब्द है, लेकिन मापन उसी के अंदर आने वाला एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो क्या हुआ? मूल्यांकन मापन का एक हिस्सा है। करेक्ट विकल्प कौन सा बनेगा? बी वाला बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मूल्यांकन की व्यापकता के अंतर्गत आते हैं, जो मूल्यांकन की व्यापकता है उसके अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं? ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? उपयुक्त सभी। इसकी व्यापकता में ज्ञान, भाव और क्रियात्मक, ये सब। अब क्रियात्मक क्षेत्र जो एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, ज्ञानात्मक जो किताबों से संबंधित है ना, और भावात्मक जो उसके अंदर जो मतलब भाव होते हैं, है ना, इमोशंस होते हैं, वो सब चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे। शैक्षिक मूल्यांकन व मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर बी कैटल ने सन 1880 में किया था। और शैक्षिक मूल्यांकन जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके जनक माने जाते हैं आर बी कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मूल्यांकन व मापन का व्यापक रूप से विश्लेषण करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? बी एस ब्लूम। ब्लूम टेक्सोनॉमी आपने शायद पढ़ी होगी। मूल्यांकन शब्द किसका हिंदी रूपांतर है? तो मूल्यांकन शब्द इवोल्यूशन का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जा सकता है। इवोल्यूशन में याद रखिए हिंदी है, और इवोल्यूशन इंग्लिश वर्ड है और उसका हिंदी वर्ड मूल्यांकन। इसका अर्थ क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। तो मूल्यांकन शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। नेक्स्ट, वार्षिक परीक्षा किसका उदाहरण होती है? देखिए, आपने देखा होगा जो वार्षिक परीक्षा होती है, लास्ट में अगर आप पूरा पेपर बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, लास्ट में केवल और केवल वार्षिक परीक्षा ली जा रही है, तो वो किसका उदाहरण है? योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मापन का संबंध बालकों के किस पक्ष से होता है? देखिए, अभी हमने क्वेश्चन बनाया था कि मूल्यांकन का संबंध या उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे। यहाँ केवल मापन की बात हो रही है, तो इसमें ज्ञानात्मक पक्ष आता है या भावात्मक या क्रियात्मक या कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर मापन में जो है उपयुक्त सभी भी विकल्प में दिया जा सकता है, और ऑप्शन तो आपको 100% ये तीनों ही मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे कुछ फिक्स होते हैं कि उनमें ऑप्शन वही रखे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि ये तीनों किसके भाई, एक मापन होता है, एक मूल्यांकन होता है, और ये मूल्यांकन के तीनों पक्ष होते हैं, लेकिन यहाँ मापन की बात हो रही है, तो मापन में केवल क्या होता है? ज्ञानात्मक पक्ष होता है। ज्ञानात्मक मीन्स यहाँ पर केवल जो किताबी ज्ञान होता है उससे रिलेटेड होता है मापन, क्योंकि उसी में क्या दिए जाते हैं? अंक देना, समझ लो, मापन की ही प्रक्रिया होती है मोटे शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, रिमाइंड करवा रहा हूँ कि केवल और केवल किसी पर डिपेंड नहीं रहिए। क्वेश्चन का पैटर्न समझिए और खुद अपनी तैयारी जितना हो सके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते रहिए, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी ये साथ में करते भी रहिए, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यहाँ पर आपको मेरे द्वारा मिल रही है, ठीक है। जितना हो सके कहीं भी आप पढ़िए, लेकिन आप, क्योंकि आपको पेपर पास करना है, और 100 में कितने हमने बताया था आपको कितने करने हैं? 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब उसमें कई लोग कमेंट करते हैं क्या इससे ज़्यादा नहीं कर सकते? अगर करेंगे तो आपके 75 ही चेक किए जाएंगे और आगे के क्वेश्चन आपके नहीं चेक किए जाएंगे। अब इसका मतलब कुछ लोग ये समझेंगे क्या स्टार्टिंग के ही 75 कर दें बस? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 75 वो क्वेश्चन करने हैं जो जिसका आंसर आपको आता हो, और जिस क्वेश्चन के बारे में सुना ही नहीं या बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है उनको आप छोड़ते जाइए, ठीक है। लेकिन 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। और निगेटिव मार्किंग की बात हुई तो वो निगेटिव मार्किंग इसमें कहीं नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है मौखिक विधि द्वारा, लिखित विधि द्वारा या प्रायोगिक विधि द्वारा। तो ऊपर सभी विकल्प होगा, क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष होता है जैसे, तो उसका मतलब यहाँ पर मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? सभी के द्वारा। चलिए बढ़ेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन करना भी आपको दिक्कत कर सकते, मतलब आप लोग उस पर खिलाफ़ रहते हैं कई लोग ना, कि ज़्यादा एक्सप्लेन ना किया जाए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मुख्यतः छात्रों का सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो जो सर्वांगीण विकास है बालकों का,
वो एक व्यापक, मतलब इसका क्षेत्र व्यापक है, हमने इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप लोग समझ जाएं कि इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है 46, पाठ्य पुस्तकों के लाभ में नहीं आता। क्या लाभ में नहीं आता है? तो देखिए, शिक्षण योजना बनाने में या फिर जो पाठ्य पुस्तकें हैं ना, तो इनके पाठ्य पुस्तकों के लाभ, भाई जो लाभ हैं उनको चूज़ कर लीजिए, वो 3 ऑप्शन होंगे। एक लाभ नहीं होगा, वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है? नहीं। और नहीं वाले क्वेश्चन में अक्सर लोग जल्दी से पढ़ के नहीं को भूल जाते हैं और पहला ही ऑप्शन टिक करके चले आते हैं, जो सही होता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो शिक्षण योजना बनाने में पाठ्य पुस्तक, जैसे कि आपने योजना बनाई भी होगी, है ना, तो शिक्षा उसमें पाठ्य पुस्तक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और सामूहिक शिक्षण में भी उपयोगी होती हैं पाठ्य पुस्तकें। गृह कार्य की भी सहायता मिलती है इसमें, ना, गृह कार्य की भी सहायता। अब बालकों के सर्वांगीण विकास, देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा रिस्की है, बालकों के सर्वांगीण विकास। तो अगर आप क्या केवल पुस्तकों के बल पर बालकों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वांगीण पुस्तकों के द्वारा केवल ज्ञानात्मक विकास हो सकता है। सर्वांगीण विकास में कई सारी एक्टिविटीज़ जो कि क्लास में पुस्तकों के द्वारा नहीं हो सकती, वो कहाँ हो सकती हैं? प्लेग्राउंड, है ना, या फिर बाहर कहीं घूमने जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। समझ में आ गया होगा, क्लियर, मुझे विश्वास है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है 47, स्लाइड कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, साधारण, फोटोग्राफिक, कंप्यूटर। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री है। देखिए, आपकी सामग्री जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में एक दृश्य सामग्री होती हैं, एक श्रव्य सामग्री और एक दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य मतलब जो दोनों चीज़ें काम करी जा सकें। तो रेडियो केवल श्रव्य है, टेलीविज़न दोनों चीज़ है, उसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, तो करेक्ट विकल्प ऑप्शन भी बनेगा। मॉडल मतलब जैसे आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, वृक्ष के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो एक वृक्ष का मॉडल बना कर लेके जाइए, है ना, या फिर चार्ट बनाइए। तो ये सब चीज़ें, ये दोनों नीचे जो ऑप्शन दिए हैं, ये दृश्य सामग्री हैं। तो इस एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि कौन सी श्रव्य सामग्री। अगर यहाँ पर केवल श्रव्य पूछा जाता तो रेडियो आपका करेक्ट विकल्प बन जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 49 है, शिक्षण प्रक्रिया के कितने चर होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। शिक्षण प्रक्रिया के कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु। शिक्षण का चर नहीं है। देखिए, अब इससे देखिए, हमने आपसे एक क्वेश्चन मान लीजिए बनाया और इसी में एक्सप्लेन कर दिया, तो दूसरा क्वेश्चन आपका कवर हो गया। और अगर हमें एक्सप्लेन ना करना हो तो हम देखिए इसी से 3-4 क्वेश्चन बना सकते थे। जैसे हमने दूसरा बना के दिखाया आपको, शिक्षण का चर नहीं है, तो अगर हमने इसमें बता दिया आपको कि शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यवस्तु, ये तीनों अगर आपको याद हैं तो इसका आंसर बहुत ही ईजिली कर पाएंगे, है ना। जैसे शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यवस्तु, ये तीनों तो इसके चर हैं ही, लेकिन कक्षा या विद्यालय कुछ भी दिया जा सकता है, वो इसका चर नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने ही थे। आगे हम एक्सप्लेन थोड़ा देखेंगे और ये बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के यहाँ से हट जाते हैं, तो अगर आप हट रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम केवल बात करेंगे। मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषताएं। अब मूल्यांकन अगर जो कार्यक्रम किया जाए, भाई मूल्यांकन को वर्ड को पहले समझ लीजिए। कई लोगों को पता होगा, बट कई लोगों को बार बार मूल्यांकन शब्द से इरिटेशन होता होगा। क्या है मूल्यांकन, है ना। तो यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन कार्य में जो है मापन एवं परीक्षण सम्मिलित होता है, पहली बात, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, मापन और परीक्षण। तो मापन किसका हिस्सा हुआ? मूल्यांकन का तो हिस्सा हुआ ना। मैं क्वेश्चन जैसे आपको बना के दिखाया भी था। अतः अच्छे मूल्यांकन के कार्यक्रम की विशेषताओं में मापन एवं परीक्षण की विशेषताएं अंतर्निहित। मतलब देखिए, जो मापन की विशेषताएं और परीक्षण की विशेषताएं, इन दोनों को सम्मिलित करके बन जाती हैं मूल्यांकन की विशेषताएं, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। अब इसके देखिए, यहाँ पर विशेषताओं में क्या होना चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रमबद्धता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यावहारिकता, व्यापकता, शिक्षार्थी की सहभागिता। तो इसके अंदर से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक एक वर्ड को बस समझ लेना है। जैसे मूल्यांकन की क्या विशेषता है? क्रमबद्ध। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब
मूल्यांकन में क्रमिकता न होने पर शिक्षार्थी या कार्यकर्ता को अपनी प्रगति के बारे में अंत तक कोई सूचना नहीं मिल पाती। मान लीजिए आप स्कूल में एक शिक्षक हैं, ठीक है, और विद्यार्थी का क्या कर रहे हैं, बीच बीच में उसका मूल्यांकन होते रहना चाहिए, जैसे टेस्ट के माध्यम से, है ना, एक्टिविटीज़ के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें बीच बीच में जब होती रहती हैं, क्रमबद्ध होती रहती हैं, है ना, तो ये क्रमबद्धता होना ज़रूरी होती है, ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, इसमें इतना ही आपको क्लियर रखना है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। वस्तुनिष्ठता देखिए क्या है। एक उत्तम परीक्षा का वस्तुनिष्ठ होना अति आवश्यक है, ये तो पता है। वस्तुनिष्ठ अर्थ या कि मूल्यांकन में व्यक्तिगत पक्षों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, मतलब व्यक्तिगत पक्ष का प्रभाव नहीं लेना होना चाहिए, या व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होना चाहिए। विश्वसनीयता से मैंने देखिए क्वेश्चन आपको पुटअप किया था कि बार बार लोगों द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर भी निष्कर्षों में कोई अंतर ना हो, उसे क्या कहते हैं, विश्वसनीयता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वैधता। नेक्स्ट विशेषता क्या है, वैधता। वैधता से तात्पर्य क्या है कि परीक्षण की सार्थकता से है, ठीक है, उसकी सार्थकता क्या है, उससे है। परीक्षण जिस मापन के लिए बनाया गया है उसका ही मापन करना चाहिए। मतलब देखिए परीक्षण क्या होता है, कभी कभी एक सब्जेक्ट का परीक्षण किया जाता है या किसी एक्टिविटी का परीक्षण किया जाता है, तो वैधता उसकी विशेषता ये है कि जिसका परीक्षण बनाया जाए उसी का किया जाए। ये नहीं कि उसके बीच में एक सब्जेक्ट को लेकर आप दूसरे सब्जेक्ट को परीक्षण करने लगें, ऐसा नहीं होता। व्यावहारिकता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, सभी पक्षों पर सभी शैक्षिक उद्देश्यों की जाँच की होनी चाहिए। शिक्षार्थियों के व्यवहार में देखिए यहाँ पर ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों की जांच करके जो है मूल्यांकन को व्यापक रूप प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षार्थी की सहभागिता भी होनी चाहिए, इसकी विशेषता है। शिक्षार्थी मतलब जो बालक हैं, है ना, उनकी सहभागिता, उनका इसमें क्या भाई एक विशेषता ही तो है कि शिक्षार्थी उसमें बिना भाग लिए तो मूल्यांकन किया नहीं जा सकता। शिक्षक शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक रटने वाली बातें नहीं है, ये माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि अगर आप एक शिक्षक के रूप में हैं तो जब पेपर में ऑप्शन पढ़ रहे हो तो आप ऐसे समझिए कि आप एक शिक्षक हैं और आपके सामने बालकों को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ा माइंड में आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी और एक आध क्वेश्चन तो आंसर तो आपको एकदम जो है क्लियर हो जाएंगे। अगर 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आप कट कर देते हैं, मतलब कि जो गलत चूज़ कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है 2 ऑप्शन में आपको सही उत्तर पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मूल्यांकन कार्य में निरंतरता बनाए रखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, क्यों पाठ्यक्रम बनाया जाता है। अब देखिए जब पुस्तकें आप देखी होंगी, नई नई पुस्तकें खरीदी जाती हैं तो शुरुआत में लिखा होता है पाठ्यक्रम, क्या क्या बच्चे को पढ़ना है ना, तो वो क्या बनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो एक माइंड में अभी जैसे मैं कह रहा हूँ, अभी सोचिए कि क्या है उसका उद्देश्य, क्यों वही चीज़ें रखी जाती हैं, क्यों विज्ञान में इतनी मतलब एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं, क्यों जो है इतिहास, नागरिक शास्त्र में जो मौलिक कर्तव्य अधिकारों की बात की जाती है ना, तो क्यों, ऐसा कुछ तो उद्देश्य होगा इसका। तो चलिए उद्देश्य को एक नज़र में देख लेते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना पहली बात, है ना। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, ये सारे विकास। जैसे नैतिक विकास कैसे होता है, पाठ्यक्रम में नैतिकता वाले पाठों को रखा जाता है, तभी तो नैतिक विकास होगा। बौद्धिक विकास कुछ बुद्धि से संबंधित, मानसिक, है ना, शारीरिक कुछ जो शारीरिक विकास से संबंधित पाठ्यक्रम होता है। तो ये उसकी क्या है, विशेषता है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। नेक्स्ट है सभ्यता व संस्कृति का हस्तांतरण और विकास करना, ठीक है। जो हमारी कल्चर है, सभ्यता है ना, प्राचीन काल से जो चली आ रही है, उसका हस्तांतरण मतलब भाई उसी के माध्यम से अगर बालक उसके बारे में पढ़ेगा नहीं, उसको जानकारी नहीं मिलेगी, तो कैसे जो है हस्तांतरण मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में भेजना। मतलब शिक्षक क्या करता है, अपने द्वारा बालकों के अंदर पाठ्यक्रम के द्वारा उसको पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास, ये तो हमने अभी बता ही दिया, है ना, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पाठ्यचर्या विकास में अधिगम संस्थानों की भूमिका। यहाँ पर पेज थोड़ा शायद इधर उधर हो गया है, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब इसके अलावा माइंड में कुछ चीज़ें कंसेप्ट
आपको क्लियर रखने होंगे कि जो है पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या विकास में अधिगम संसाधनों की भूमिका। ठीक है, तो इसमें शायद मुझे लग रहा है एक पेज कट गया है इस वाले के बाद, तो ये आपको छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे होता है वो आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यचर्या विकास में अधिगम संसाधनों की भूमिका। पाठ्यचर्या का जो विकास, जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसका विकास किया जाता है, उसमें अधिगम संसाधन की क्या भूमिका है। तो जो अधिगम में संसाधन होते हैं, है ना, जो साधन होते हैं जैसे पाठ्य पुस्तकों के लाभ क्या हैं, क्वेश्चन हमने बनाया था, इसको आप पढ़ लीजिएगा। शोध पत्र, हस्तपत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, हस्त पुस्तिकाएं मतलब हाथ से बनाई गई पुस्तिकाएं, जो बच्चे खुद अपनी पुस्तकें बनाते हैं। ये एक्टिविटीज़ अब नहीं होती लेकिन पहले समय में होती थी, शायद आपको पता भी होगा। छात्रों की कार्य पुस्तिकाएं होती हैं ना, ये सब संसाधन हैं। प्रयोगशाला सामग्री, प्रदर्शन स्लाइड, ये देखिए 3 स्लाइड हैं। निर्मित स्लाइड, श्रव्य दृश्य, अनुपोषक सामग्री, है ना, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या है, जैसे मॉडल, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, टेलीविज़न, ये कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं, श्रव्य हैं या दृश्य हैं, तो इन सबको पढ़ना आपको ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पर आज का वीडियो फिनिश होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कौन से पेपर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको फोकस रखूं, बाकी सारे साथ साथ में लेकर चलता रहूं। धन्यवाद।